हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। आज मैं लेकर आया हूं सामाजिक विज्ञान विषय की जो रिवीजन सेशन हमारा चल रहा है उसका दूसरा भाग, दूसरा अध्याय। पाठ का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। यह पाठ आपके परीक्षा में 7 अंकों का आना है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप ध्यान से देखिए और समझिए। भारत के आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की जो बात है, अगर हम ये कहें कि गांधी जी के आगमन के साथ शुरू होता है तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। चलिए इसको हम आगे देखते हैं और समझते हैं। भारत में जो राष्ट्रवाद की बात की जाती है, इस अध्याय को हमारी पाठ्य पुस्तक में 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला भाग है पहला विश्व युद्ध। इस विश्व युद्ध के कारण जो खिलाफत की परिस्थितियां उत्पन्न हुई और उसी विश्व युद्ध के कारण रूस और जर्मनी के डर से रॉलेट एक्ट को लाया गया। इसके कारण भारत में जब माहौल बना तो गांधी जी ने असहयोग के विचार को सामने ले आया और उनका प्रमुख अस्त्र था सत्याग्रह। जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो विभिन्न वर्गों ने इस आंदोलन को अलग अलग तरीके से निभाया। इसको भी अपन देखेंगे। तीसरे चैप्टर में दिया गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में और चौथे चैप्टर में बताया गया है रूमानीवाद अर्थात सामूहिक अपनेपन के भाव। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत होती है पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। इस चैप्टर की शुरुआत में बताया जाता है कि पहला विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 के बीच में 2 शक्तियों के बीच में लड़ा जाता है। एक होती है मित्र राष्ट्र और दूसरी होती है केंद्रीय शक्तियाँ। मित्र राष्ट्रों की तरफ से फ्रांस, रूस, ब्रिटेन लड़ते हैं। बाद में अमेरिका भी शामिल हो जाता है, जबकि केंद्रीय शक्तियों की ओर से जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य, बुल्गारिया इसमें बाद में शामिल होता है। प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अगर हम अध्ययन करते हैं तो यह 4 भागों में दिखाई देता है। सबसे पहले देखते हैं हम सैन्य प्रभावों के बारे में। सैन्य प्रभावों की अगर हम बात करते हैं तो शुरुआत में गांधी जी के प्रभाव में आकर, हालांकि 1915 में तब तक गांधी जी भारत आ गए थे 1914 के बाद, तो गांधी जी की बात मानकर युद्ध में हमने अंग्रेजों का सहयोग किया था, जिसकी वजह से गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि प्राप्त हुई थी और उनको भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाता था। इसके बावजूद भी जब युद्ध लंबे समय तक खिंचा और वहां पर सैनिकों की जरूरत पड़ी तो ब्रिटिश सरकार ने भारत के गांवों से जबरन भर्ती का कार्यक्रम शुरू कर दिया, जिसकी वजह से भारतीय जनता नाराज हो उठी। पंजाब भारत के राष्ट्रवाद का केंद्र बना। इस वजह से भारतीयों के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ भावनाएं घर कर गईं। आर्थिक प्रभाव की जब हम बात करते हैं तो युद्ध लंबा खिंचने के साथ ब्रिटेन का युद्ध व्यय बढ़ गया। युद्ध व्यय बढ़ा तो ब्रिटेन ने सीमा शुल्क लागू कर दिए, करों में वृद्धि कर दी। सबसे पहली बार 1917 में भारत में आयकर लागू किया गया और आयकर अधिनियम शुरू हुआ, मतलब इनकम टैक्स स्टार्ट हुआ। जब युद्ध आगे बढ़ा तो महंगाई भी बढ़ी और कीमतों में दोगुनी वृद्धि होने लगी। प्रथम विश्व युद्ध का राजनीतिक प्रभाव रूस से हमको दिखाई देता है। रूस के साम्यवादी विचारधारा के संपर्क में भारत के अनेक नेता आ जाते हैं, जिसका डर अंग्रेजों को छाया रहता है, जिसके डर के कारण भारत में अंग्रेज रॉलेट एक्ट लाते हैं। इसी साम्यवादी विचारधारा का प्रसार जब भारत में होता है तो भारत में लोकतंत्र की स्थापना की मांग आने लगती है और इससे भारत में एक राजनीतिक माहौल बनता है। सामाजिक प्रभावों की जब हम बात करते हैं तो ब्रिटेन से युद्ध लड़कर लौटे सैनिकों ने भारत में साक्षरता दर में वृद्धि की बात कही। लोगों को ये बोला कि भैया पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। युद्ध में जाने वाले सैनिकों का सम्मान बढ़ा और उन्हीं सैनिकों ने भारतीयों के अंदर आज़ादी की प्रेरणा बढ़ाई। महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। जैसा कि हमने भूमंडलीकृत विश्व का बनना वाले अध्याय को देखा समझा कि जब पुरुष विश्व युद्ध में जाने लगे तो महिलाओं ने मोर्चा संभाला। भारत में भी यही हुआ, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। लेकिन यहाँ पर आपको सवाल दिमाग में आ रहा होगा कि भारतीयों ने अंग्रेजों का सहयोग क्यों किया। तो आप लोग ये जानते हैं कि भारतीय जनमानस ये होता है, चलिए अंग्रेजों की सही सरकार है, हमारे राजा अंग्रेज हैं, चलो आज इनका साथ देते हैं। राजा जब जीत जाएगा तो हमारी मदद करेगा, हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा। लेकिन भारतीय लोगों की उम्मीद टूट गई। लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद में हमारी मुसीबतें कम हो जाएंगी, हमें कुछ राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपको पता है 1914 के बाद 1915 की जनवरी में 9 तारीख को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं और वे अपने साथ लेकर आते हैं सत्याग्रह का एक विचार। भारत आने के बाद में 1 साल तक गांधी जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया। भारत भ्रमण के दौरान उन्होंने भारत को जाना और समझा। तभी बिहार के चंपारण से रामचंद्र शुक्ल का मैसेज उनको आता है कि बिहार के चंपारण में तिनकठिया पद्धति के माध्यम से नील जबरन खेती कराई जा रही है। महात्मा गांधी चंपारण जाते हैं, सत्याग्रह का पहला प्रयोग करते हैं, वहाँ सफल होते हैं। इसके बाद महात्मा गांधी सत्याग्रह का दूसरा प्रयोग गुजरात के खेड़ा में करते हैं। वहाँ पर
सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कर विरोधी आंदोलन चल रहा होता है, उसमें भी गांधी जी सत्याग्रह करते हुए सफलता हासिल करते हैं। चंपारण और खेड़ा के किसान आंदोलनों के बाद अहमदाबाद के मजदूरों ने भी महात्मा गांधी को बुलाया और उन्होंने अपने बोनस की मांग रखी। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के सूती मिल मजदूरों के साथ में सत्याग्रह किया और उनको सफलता मिली। शुरुआती दौर में गांधी जी का जो सत्याग्रह था उसने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में सफलताएं दिलाई। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह किसी भी प्रकार का कोई शारीरिक बल नहीं है, यह शुद्ध नैतिक बल है, शुद्ध आत्मिक बल है, जिसके प्रयोग से शत्रु की मानसिकता को भी बदला जा सकता है। लेकिन इसी बीच हमारा शत्रु तो बहुत ही ज़्यादा धूर्त था। उसने जर्मनी और रूस के भारत पर बढ़ते प्रभाव को देखते हुए एक काला कानून ले आया जिसको कहा गया रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जब 1919 में भारत में लाया गया, इसका भारतीयों के द्वारा बहुत विरोध किया गया, क्योंकि रॉलेट एक्ट में एक बात कही गई थी, किसी भी राजनीतिक बंदी को जो राष्ट्रवादी आंदोलन में भाग ले रहा है उसको बगैर सूचना दिए, बगैर उसकी अनुमति को से बंदी बनाया जा सकता है और 2 या 2 से अधिक वर्ष का कारागार दिया जा सकता है। गांधी जी ऐसे ही एक अवसर की प्रतीक्षा में थे और वे चाहते थे कि एक ऐसा आंदोलन खड़ा हो जिसकी वजह से पूरे देशवासी एकजुट हो जाएं। रॉलेट एक्ट के विरोध में उनको ये चीज़ दिखाई देने लगी। महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 का दिन डिसाइड कर दिया कि इस दिन से हम रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए आंदोलन करेंगे। इस रॉलेट एक्ट के विरोध की जैसे ही बात आई तो विभिन्न शहरों में जुलूस निकाले जाने लगे, रैलियां निकलने लगी, रेलवे के जो वर्कशॉप्स थे उनमें हड़तालें शुरू हो गईं, दुकानें बंद कर दी गईं, टेलीग्राफ लाइनें उखाड़ दी गईं, रेलवे की लाइनों को बंद कर दिया गया और इस तरह से पूरे देश में एक राष्ट्रव्यापी माहौल पैदा हो गया। रॉलेट एक्ट का विरोध सर्वाधिक पंजाब में देखा गया, क्योंकि युद्ध से लड़कर लौटे हुए सैनिकों की सबसे ज़्यादा संख्या पंजाब में थी। गांधी जी ने भी अपने आप को पंजाब जाने की मंशा जताई, लेकिन उनके दिल्ली आगमन पर ही रोक लगा दी गई। अब गांधी जी अमृतसर नहीं जा सकते थे, लेकिन चूंकि 6 अप्रैल 1919 से विरोध की बात गांधी जी ने कही थी, तो अमृतसर में 10 अप्रैल को एक जुलूस निकाला जा रहा था। हालांकि ये जुलूस बहुत शांतिपूर्ण ढंग से निकाला जा रहा था, लेकिन इस जुलूस पर गोली चला दी गई। इस गोली कांड के कारण अमृतसर के जो तत्कालीन राष्ट्रवादी आंदोलनकारी थे वे नाराज हो गए और 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन उन्होंने जलियांवाला बाग में एक शांति सभा रखी। लेकिन उस समय जनरल डायर नाम का व्यक्ति अमृतसर की कमान संभाल रहा था, उसने वहाँ पर मार्शल लॉ लगा दिया था। पंजाब के गुजरावाला नाम के गांव में बम तक बरसाए गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में पूरा पंजाब उद्वेलित हो उठा, सारा उत्तर भारत गुस्से में भर उठा और हिंसा का एक नया दौर शुरू हो गया। आंदोलन में हिंसा का समावेश देखकर गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। इसी बीच होता क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में ऑटोमन तुर्क का जो राजा था उसे पूरी दुनिया के मुसलमान अपना आध्यात्मिक नेता, अपना गुरु मानते थे, उसको खलीफा कहते थे। अंग्रेजों ने खलीफा को उससे पद से हटाने का विचार बना लिया। इसका असर भारत में भी दिखाई दिया। चलिए देखते हैं अब आगे। भारत में अली बंधु मोहम्मद अली और शौकत अली नाम के 2 भाई होते हैं। उन्होंने बम्बई में खिलाफत कमेटी का गठन किया। इस खिलाफत कमेटी के गठन से गांधी जी के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हिंदू और मुसलमान दोनों अगर एक साथ हो जाते हैं तो भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ में एक बड़ा मूवमेंट तैयार हो जाएगा। गांधी जी ने खिलाफत के साथ में एक नई बात जोड़ दी, असहयोग की। असहयोग आंदोलन की गांधी जी ने बात कही। हालांकि इसके पहले गांधी जी ने अपनी किताब हिंद स्वराज में 1909 में ये लिखा था कि भारत में जो ब्रिटिश शासन चल रहा है वो भारतीयों के सहयोग से चल रहा है। यदि हम असहयोग करते हैं तो यह शासन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। कांग्रेस के अंदर इस आंदोलन को लेकर थोड़ा ऊहापोह की स्थिति थी। कलकत्ता के अधिवेशन में सितंबर 1920 को गांधी जी ने कांग्रेस को हालांकि राजी कर लिया। कांग्रेस के अंदर सबसे ज़्यादा जो विरोध की स्थिति थी वो ये थी कि विधान परिषदों का बहिष्कार करना, उनके चुनाव को नहीं लड़ना, इसको लेकर के वे एक मत नहीं थे। लेकिन बाद में गांधी जी ने उनको राजी किया और कांग्रेस ने स्वीकृति प्रदान की। दिसंबर 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन में पूरी तरह से अपना सहयोग देने के लिए कांग्रेस ने स्वीकृति प्रदान कर दी। असहयोग आंदोलन की अगर गतिविधियों की बात करते हैं तो इसकी प्रमुख गतिविधि थी, सबसे पहला काम था उपाधियों और पदवियों को लौटाना। गांधी जी ने भी अपनी केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी थी। फिर जो व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में काम कर रहा है उस क्षेत्र में बहिष्कार करे। विद्यार्थियों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, शिक्षकों ने कक्षाओं में पढ़ाना बंद कर दिया, डॉक्टरों ने हॉस्पिटल जाना बंद कर दिया, सेना ने सेना का बहिष्कार कर दिया, पुलिस ने थानों का बहिष्कार कर दिया, वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार कर दिया और नेताओं ने विधान परिषदों का बहिष्कार कर दिया।
विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाने लगी। असहयोग आंदोलन की जो प्रमुख मांग थी वह थी औपनिवेशिक स्वराज की प्राप्ति। औपनिवेशिक स्वराज क्या है, इसको विस्तार से जानना हो तो ई क्लासेस बाय मनीष सर के मुख्य वीडियोज आप जरूर देखें। इस तरह से गांधी जी ने इस आंदोलन को पूरे भारतवर्ष में फैलाने के लिए पूरा प्रयास किया। अली बंधु और महात्मा गांधी पूरे देश की यात्रा करते रहे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या असहयोग आंदोलन भारत का पहला जन आंदोलन था? क्या इसमें सारे भारतीयों ने एक साथ मिलकर भाग लिया? क्या किसी भी भारतीय ने इसका विरोध नहीं किया? तो चलिए आगे देखते हैं और समझते हैं। लेकिन उसके पहले आपको मैं बता दूं कि आपकी जो स्क्रीन पर ये प्रश्न दिखाई दे रहा है, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनके उत्तर अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, वो वहाँ पर क्लिक करके आप इन प्रश्नों के उत्तर को खोज सकते हैं। चलिए अपन देखते हैं कि भारत में वे कौन लोग थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन से अलग रास्ते अपनाए और वे कौन लोग थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। चलिए देखते हैं आंदोलन की भीतर अलग अलग धाराएं। सबसे पहले बात करते हैं शहरों में आंदोलन की। अगर ये कहा जाए कि असहयोग आंदोलन सर्वाधिक सफल हुआ तो केवल और केवल शहरों में हुआ, क्योंकि वहाँ पर मध्य वर्ग ने अपनी हिस्सेदारी दी थी। मध्य वर्ग ने बहिष्कार में पूरा साथ दिया, पिकेटिंग करवाई, स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों का बहिष्कार किया, आर्थिक मोर्चे पर भी उन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई, शराब दुकानों की पिकेटिंग करी, ये तमाम चीज़ें उन्होंने की। लेकिन एक वर्ग ऐसा था जिसके दिमाग में ये आ रहा था कि असहयोग आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ किया जा रहा है। अंग्रेज़ों को हटाने के बाद में जो भारतीय यहाँ पर राजा बनेंगे, जो भारतीय यहाँ पे शासक बनेंगे, उनसे भी हमारा कहीं तक कोई साम्य नहीं है। जैसा कि रामचरितमानस में तुलसीदास ने कहा है, कोई नृप होए हमें कहानी, दासी छाण बनहि ना रानी। ऐसे ही भारत में उस दौर में छुआछूत और अस्पृश्यता का बोलबाला था। तो एक गैर ब्राह्मणवादी पार्टी थी मद्रास की जस्टिस पार्टी, उसके दिमाग में ये बात आई कि आज गोरे शासक हैं, कल उनकी जगह पर भारतीय शासक हो जाएंगे, लेकिन हमको क्या मिलेगा? हमें तो कुछ मिलना जुलना है नहीं है, इसलिए हम असहयोग आंदोलन का सहयोग नहीं करेंगे और हम तो विधान परिषदों का चुनाव लड़ेंगे ताकि हमको राजनीतिक अधिकार मिल सके और हमको सामाजिक और शैक्षणिक प्रतिष्ठा प्राप्त हो सके। शहरों में जो ये आंदोलन चल रहा था वह आंदोलन भी बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। उसका कारण था चूँकि असहयोग आंदोलन के दौरान ये कहा जा रहा था कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करो, विदेशी संस्थाओं का बहिष्कार करो, स्वदेशी अपनाओ, लेकिन शहरों में आंदोलन धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा। कमज़ोर पड़ने का कारण मुख्य रूप से ये था कि कपड़ा मिलों का जो कपड़ा था, मैनचेस्टर से जो कपड़ा भारत आता था वो बहुत सस्ता होता था। उस सस्ते कपड़े के विकल्प में भारत में किसी भी हथकरघा उद्योग ने उतना सस्ता कपड़ा नहीं दिया जो मध्य वर्ग के लिए उपलब्ध हो सके। इसके अलावा ये भी हुआ कि ना तो विद्यार्थियों के लिए नए स्कूल बन पाए, ना तो शिक्षकों को काम मिल पाया, ना वकीलों को काम मिल पाया। इस तरह से आर्थिक रूप से जब शहरी आंदोलनकारी कमज़ोर पड़ने लगे तो परिणाम ये हुआ कि वे वापस अपने कामों की ओर लौट पड़े। इसी बीच हुआ क्या था कि गांधी जी की जो असहयोग की अपील थी वह धीरे धीरे करके शहरों से निकलकर ग्रामीण इलाकों तक पहुंचने लगी। हालांकि ग्रामीण इलाकों में गांधी जी के स्वराज के आह्वान का अर्थ अलग था। चलिए अपन उसे देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में आंदोलन के दो स्वरूप हमारी पाठ्यपुस्तक में दिए गए हैं। पहला दिया गया है अवध का किसान आंदोलन और दूसरा बताया गया है आदिवासी विद्रोह। अवध के किसान आंदोलन की बात करें तो अवध के किसान आंदोलन के नेतृत्व करता थे बाबा रामचंद्र, जबकि आदिवासी विद्रोह के नेतृत्व करता थे अल्लूरी सीताराम राजू। अवध के आंदोलनकारी अवध के किसान हुआ करते थे और आदिवासी विद्रोह गुडेम पहाड़ी के आदिवासी थे। बाबा रामचंद्र की अगर हम बात करते हैं तो ये फिजी में काम कर चुके गिरमिटिया मजदूर थे, जबकि अल्लूरी सीताराम राजू को आदिवासी ईश्वर का अवतार मानते थे। अवध के किसानों का आंदोलन मुख्य रूप से तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जबकि आदिवासियों का जो आंदोलन था वह जंगल के खिलाफ बनाए गए कानूनों के खिलाफ था। जंगल कानूनों के बारे में आपने कक्षा 9 में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद में। हालांकि अवध का जो किसान आंदोलन था वह असहयोग आंदोलन के शुरू होने के काफ़ी पहले शुरू हो गया था और कांग्रेस ये चाहती थी कि यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ जुड़ जाए, लेकिन जमींदारों का जो है कांग्रेस के साथ में जुड़ाव था। वे जमींदारों का विरोध ये अवध के किसान कर रहे थे। इस वजह से असहयोग आंदोलन में अवध के किसानों का भरोसा कम था, कांग्रेस पर भरोसा कम था। बाद में हालांकि गांधी जी ने जब लगान नहीं देने का आह्वान किया तब इन्होंने अपने आप को असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया। उधर अगर हम आदिवासी विद्रोह की बात करें तो अल्लूरी सीताराम राजू जो था वह गांधी जी का प्रशंसक था, वह स्वदेशी की बात करता था, मद्य निषेध का समर्थक था, लेकिन गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसावादी सिद्धांतों से उसका कहीं से कोई नाता नहीं था। आदिवासियों का आंदोलन हिंसात्मक तरीके से चल रहा था
और जंगल कानून का विरोध ये लोग कर रहे थे। लेकिन हिंसा होने के कारण इस आंदोलन का समर्थन कांग्रेस ने नहीं किया और अंततः 1924 को अल्लूरी सीताराम राजू को फांसी की सजा दी गई। हमारी पाठ्य पुस्तक में इसके बाद दिया गया है बागानों में स्वराज का जो नारा था वो कैसे पहुंचा। बागानों में क्या हुआ था कि 1859 में एक कानून अंग्रेज सरकार ने पारित किया था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। इस एक्ट के तहत बागानों में, असम के बागानों में काम करने वाले मजदूरों को एक बाड़े के अंदर बंद कर दिया जाता था और उनको बाहर निकलने की आज़ादी नहीं होती थी। जब स्वराज का नारा वहाँ तक पहुँचा, असहयोग की बात वहाँ तक पहुँची, तो उन्हें लगा कि हमारे लिए आज़ादी का मतलब है ये दीवार फांद कर बाहर चले जाना, और उन्होंने ऐसा किया भी। ये लोग दीवार फांद कर बाहर जाने लगे, लेकिन ये लोग अपने गाँव की तरफ भागते। वहाँ जाने के लिए इनके पास कोई रास्ते नहीं थे। रेलवे की हड़ताल थी, स्टीमर हड़ताल पर चले गए थे। परिणाम ये हुआ कि सिपाहियों ने इनको पकड़ा, खूब पिटाई की और वापस बाड़े के अंदर इनको बंद कर दिया गया। इस तरह से असहयोग आंदोलन में अलग अलग वर्गों ने अपना सहयोग प्रदान किया, कुछ ने असहयोग भी किया। लेकिन इस आंदोलन की दुखद परिणति ये रही कि जब गोरखपुर जनपद में फरवरी 1922 को चौरी चौरा नाम की एक जगह है, वहाँ पर पुलिस थाने में एक उग्र भीड़ ने आग लगा दी और आग लगा देने के कारण वहाँ 22 पुलिसकर्मी मारे गए और आंदोलन में हिंसा का समावेश हो गया। इसकी वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अभी तक जितना चैप्टर पढ़ा उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहे हैं। इनके प्रश्न आप उसी लिंक से जा करके देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि सविनय अवज्ञा की ओर भारत कैसे बढ़ा। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया। एक लंबे जन संघर्ष के कारण क्या हुआ था कि जो कांग्रेस की लीडरशिप थी वह भी थक गई थी, परेशान हो गई थी। वह भी विधान परिषदों से दूर नहीं रहना चाहती थी। इसी कारण हुआ क्या कि मोतीलाल नेहरू और CR दास ने कांग्रेस में रहते हुए ही स्वराज पार्टी का गठन कर लिया। स्वराज पार्टी का गठन करके कांग्रेस ने विधान परिषदों का चुनाव लड़ा और वहाँ पर सफलता भी अर्जित की। लेकिन अब यहाँ पर चीज़ें बदलने लगी थी। भारत में जो कांग्रेस थी उसके अंदर युवा नेतृत्व उभर कर आ रहे थे, युवा शक्ति अंगड़ाई ले रही थी, विशेषकर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। ये लोग अब औपनिवेशिक स्वराज की बात नहीं करना चाहते थे, पूरी तरह से पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज के लिए दबाव डाल रहे थे। इस तरह से कांग्रेस इस समय बड़े उथल पुथल के दौर से गुजर रही थी। करें तो क्या करें। और जब हम बात कांग्रेस की करते हैं तो केवल कांग्रेस ही नहीं, सारी दुनिया इस समय एक आर्थिक और राजनीतिक उथल पुथल के दौर से गुजर रही थी। पूरी दुनिया की आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही थीं। भूमंडलीकृत विश्व के बनना में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1930 का ये वही समय है जब विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर ये हुआ था कि भारत में कृषि उत्पादों की कीमतें बहुत ज़्यादा गिर गई थीं और भारतीय किसान बहुत ज़्यादा परेशान था। कीमतें बहुत ज़्यादा गिर चुकी थीं और निर्यात होना बंद हो गया था। भारत का किसान जो था एक तरह से दिवालियेपन की स्थिति में पहुंच चुका था। दूसरी तरफ इंग्लैंड में जॉन टोरी सरकार बनी, उसने साइमन कमीशन का गठन कर दिया और साइमन कमीशन का गठन किया तो उसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया। तब भारतीयों ने इसे अपना अपमान समझा और उसका विरोध करने लगे। विरोध के परिणाम स्वरूप ये हुआ कि लाला लाजपत राय जो भारत के एक प्रमुख उग्रवादी दल के नेता थे कांग्रेस के, उनका निधन हो गया। उधर कांग्रेस में एक प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है कि अब पूर्ण स्वराज से नीचे हम कुछ भी नहीं मांगेंगे। तब फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में लाहौर में एक अधिवेशन होता है। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया जाता है और ये बात कही जाती है कि इस पूर्ण स्वतंत्रता के नारे को घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होगी महात्मा गांधी की। अब महात्मा गांधी भी नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की तैयारी में जुट जाते हैं। महात्मा गांधी को नमक एक ऐसे हथियार के रूप में मिल जाता है जो प्रत्येक अमीर, गरीब और प्रत्येक भारतीय की थाली का मुख्य हिस्सा हुआ करता था, भोजन का मुख्य हिस्सा हुआ करता था। और अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा रखा था, तो गांधी जी को लगा कि यदि मैं नमक के माध्यम से आंदोलन शुरू करूंगा तो इससे समाज का हर वर्ग जुड़ जाएगा। गांधी जी ने समाज के हर वर्ग को जोड़ने के लिए 31 जनवरी 1930 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन को एक चिट्ठी लिखी। उसमें 11 मांगों का उल्लेख किया। इन 11 मांगों में भारत के लगभग हर वर्ग से जुड़ी मांगें थी, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो व्यापारी हों, चाहे वो छोटे किसान हों, चाहे वो बड़े किसान हों, चाहे उद्योगपति हों, चाहे मजदूर हों, सबके लिए उन्होंने डिमांड रखी थी। लेकिन लॉर्ड इरविन तो लॉर्ड इरविन थे, उन्होंने इन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो मांगे ना मानने के कारण गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को गुजरात के साबरमती नाम के स्थान से यात्रा शुरू कर दी। उनके साथ 78 लोग भी चले। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी गुजरात के दांडी पहुंच गए और जब गुजरात के वे इस दांडी स्थान पर जब वे पहुंचे
तब वहाँ पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन किया। गांधी जी ने जैसे ही 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा, पूरे भारतवर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। हजारों लोग कानून को तोड़ने लगे और लोगों ने वही असहयोग आंदोलन के दौरान जो उन्होंने बहिष्कार करना, कपड़ों में, विदेशी कपड़ों में आग लगाना, पिकेटिंग करना, ये सारे काम कर दिए। और साथ ही सारी भारतीय लोग मिलकर अंग्रेजी कानूनों की अवहेलना करते हुए अपने आप को जेल में बंद करने लगे। इसी बीच में जन आक्रोश बढ़ा और जब जन आक्रोश बढ़ा तो सरकार ने भी दमनकारी रास्ता अपनाते हुए महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया। न केवल महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया बल्कि 1930 में उनके समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खान को भी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया तो मजदूरों ने, विशेषकर शोलापुर महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर उन्होंने जाकर के रेलवे स्टेशनों में, नगर पालिका भवनों में इत्यादि में आग लगाना शुरू कर दिया, जिससे आंदोलन हिंसक होने लगा। सरकार भयभीत हो गई और वह दमन का रास्ता अपनाने के लिए आगे बढ़ने लगी। इसी बीच सरकार भी ज़्यादा टकराव नहीं चाहती थी। लॉर्ड इरविन ने यह कह दिया कि भाई स्वराज की अगर कोई बात करना है तो इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इसके लिए आपको लंदन जाना होगा। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में दिल्ली में एक समझौता होता है जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है, दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। उसमें यह बात तय होती है कि 5 मार्च 1931 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है, पॉज कर दिया जाता है और गांधी जी चल देते हैं गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन। लेकिन लंदन जाने के बाद पृथक निर्वाचिका की बात पर वहाँ पर वार्ता फेल हो जाती है। गांधी जी वहाँ से वापस आ जाते हैं और वापस आने के बाद दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ कर देते हैं। लेकिन दोबारा इस आंदोलन को उतनी गति नहीं मिल पाती है और आंदोलन 1934 आते आते मंद हो जाता है। अब अपन बात करते हैं कि जिस तरह से असहयोग आंदोलन की अलग अलग धाराएं थीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन को लोगों ने कैसे लिया, चलिए अपन उसको देखते हैं। लेकिन उसके पहले फिर से आपके सामने स्क्रीन पर वे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इन प्रश्नों को आप लोग परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं कि आंदोलन को लोगों ने कैसे लिया। आंदोलन में भाग लेने वाले प्रमुख लोग, जो 11 मांगें गांधी जी ने की थी, तो आप लोगों को मैंने बताया कि इसमें भाग लेने वाले संपन्न किसान भी थे, तो एक तरफ गरीब किसान थे, एक तरफ व्यवसायी वर्ग था, तो दूसरी तरफ औद्योगिक श्रमिक था। सभी की अपनी अपनी मांगें थी। महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। चलिए देखते हैं इनकी क्या मांगें थी, क्या अभिलाषाएं थी, आंदोलन के माध्यम से ये लोग क्या चाहते थे। संपन्न किसान, खासकर गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट, इस आंदोलन में इसलिए सक्रिय थे क्योंकि वे व्यावसायिक खेती किया करते थे और वे चाहते थे कि खेती में लगान कम हो ताकि उनका मुनाफा बढ़ जाए। जबकि गरीब किसान ये चाहता था कि उसको किसी भी तरह से भाड़ा माफ मिल जाए, उसकी जो पट्टे की ज़मीन है उस पर जो किराया देना पड़ रहा है वो किराया ना देना पड़े। जबकि अगर हम व्यवसायी वर्ग की बात करें तो व्यवसायी वर्ग विदेशी आयातित माल पर सुरक्षा चाहता था, सीमा शुल्क लगाना चाहता था ताकि जो मैनचेस्टर से आ रहा कपड़ा जो है वो महंगा बिके और लोकल मार्केट उनका अच्छा बन जाए। पुरुषोत्तम दास ठाकुर हों, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास हों या घनश्याम दास बिरला हों, इन्होंने एक संगठन बना लिया फिक्की नाम का 1927 में। हालांकि 1920 में इसके पहले उन्होंने एक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन भी तैयार की हुई थी। इनकी मुख्य मांग थी कि भारत और इंग्लैंड के बीच जो व्यापार होता है उसमें मुद्रा विनिमय में सुधार हो, यानी रुपया और स्टर्लिंग के बीच की जो विनिमय है उस दर में सुधार हो। इधर औद्योगिक श्रमिक की अगर हम बात करें तो औद्योगिक श्रमिक ये चाहते थे कि जो कारखानों में हमारे साथ बदतर व्यवहार किया जाता है, वहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं दी जाती, वहाँ की कार्य स्थिति में सुधार हो, हमारे वेतन अच्छे हों, ये उनकी इच्छाएं थीं। जबकि महिलाओं की अगर हम बात करें तो इस आंदोलन से केवल संपन्न वर्ग की महिलाएं ही जुड़ पाई थीं और उसका कारण भी है कि गांधी जी महिलाओं को राजनीति से दूर रखकर घरेलू कामों तक सीमित रखने का विचार रखते थे। ये गांधी जी के, हालांकि इस विचार से मैं सहमत नहीं हूँ, गांधी जी के बहुत सारे विचारों से सहमत नहीं हुआ जा सकता, उनमें से एक विचार ये भी है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं कि इन लोगों ने तो किसी भी तरह से अपने आप को सविनय अवज्ञा आंदोलन से जोड़ के रखा था, लेकिन ऐसे कौन लोग थे जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन से अपने आप को दूर रखा। चलिए देखते हैं सविनय अवज्ञा की सीमाएं। जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि असहयोग आंदोलन के दौरान कुछ गैर ब्राह्मणवादी वर्ग था जिसको ये लगता था कि अगर अंग्रेजों की जगह पर भारतीय शासक आएंगे तो उनके साथ में दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाएगा। वह शंकाएं अभी भी बनी हुई थी। एक दलित वर्ग और मुस्लिम संगठनों के बीच में बड़ा ही एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया था। चलिए उसको देखते हैं और समझते हैं। दलित वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो दलितों की हिस्सेदारी इस आंदोलन में बहुत सीमित हो गई थी। दलितों को अस्पृश्यता का सामना करना पड़ रहा था, उनके साथ छुआछूत का भेदभाव, उनके साथ में बहुत ही भेदभाव किया जाता था। इसके लिए
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन भी किया हुआ था और उनका ये मानना था कि सामाजिक अपंगता को राजनीतिक सशक्तिकरण के बिना दूर किया ही नहीं जा सकता और इसके लिए उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में जो पृथक निर्वाचिका की बात की थी वह मान ली गई थी। अब इस पृथक निर्वाचिका के विरोध में महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में रहते हुए आमरण अनशन शुरू कर दिया, जिसकी वजह से डॉक्टर अंबेडकर को गांधी जी के साथ में समझौता करना पड़ा और वहां से पृथक निर्वाचिका की समस्या का समाधान हुआ और दलित वर्ग को आरक्षण वहां से प्राप्त होता है। गांधी और अंबेडकर के बीच में हुए इस समझौते को पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। तो ये तो हो गई थी दलित वर्ग की समस्या, क्योंकि उनको सामाजिक और शैक्षणिक रूप से भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था। दूसरी तरफ मुस्लिम संगठन थे जो खिलाफत आंदोलन के बाद में कांग्रेस से डिस्टेंस बनाने लगे थे, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद पहली बार असहयोग आंदोलन में हिंदू और मुसलमान एक साथ होकर के आगे बढ़े थे। अंग्रेजों के दिमाग में ये बात खटक रही थी तो उन्हें लगा कि डिवाइड एंड रूल मतलब फूट डालो राज करो की नीति अपनाना चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना को भी उन्होंने पृथक निर्वाचिका का भरोसा दिया। मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के सामने ये बात रखने लगे कि हम पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ देंगे बशर्ते मुसलमानों को उनके बहुमत वाले क्षेत्रों में आरक्षण दिया जाए। लेकिन जब मोहम्मद अली जिन्ना ने ये मांग रखी तो हिंदू महासभा के M.R. जयकर, जो कि संविधान सभा के भी सदस्य हुआ करते थे, उन्होंने इस बात को सर्वदलीय सभा में सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने बोला कि मिस्टर जिन्ना की इन बातों का मैं घोर विरोध करता हूं, नहीं माना जाएगा। और जब M.R. जयकर ने ये बात रखी तो मुस्लिम लीग पृथक पाकिस्तान की मांग के लिए संकल्पित हो गई। एक तरफ तो गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसावादी और सत्याग्रह का आंदोलन चल रहा था, तो दूसरी तरफ क्रांतिकारी राष्ट्रीयता भी भारत में समानांतर रूप से चल रही थी, जिनके नेतृत्व करता थे सरदार भगत सिंह। हालांकि सरदार भगत सिंह ने कभी नहीं कहा कि हम बम और पिस्तौल किसी की हत्या के लिए उठाना चाहते हैं। वे केवल ये कहते थे कि वे बम और पिस्तौल की पूजा नहीं करते, उपासना नहीं करते, केवल और केवल समाज में जागृति लाना चाहते हैं, समाज में क्रांति लाना चाहते हैं। यह उनका मुख्य उद्देश्य था। यानी सरदार भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा देकर एक नई सामाजिक क्रांति का उदय किया। इसके लिए उन्होंने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में 1928 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन भी किया। तो इस तरह से भारत में राष्ट्रवाद जो है अलग अलग रास्तों से आ रहा था। तो कुछ तत्व ऐसे भी थे जो इस राष्ट्रवादी आंदोलन से थोड़ा अपने आप को अलग भी महसूस कर रहे थे, लेकिन राष्ट्रीयता के विचार अलग अलग तरीकों से भारत में आ रहे थे। जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद के दौरान आप लोगों ने देखा होगा कि एक रूमानीवाद आया था, ऐसे ही भारत में सामूहिक अपनेपन के भाव लाने के लिए 1895-1893 में बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव का आगाज किया था। ठीक इसी तरह से इतिहास, साहित्य, संस्कृति, चित्र और प्रतीकों के माध्यम से भी भारत में राष्ट्रीयता की भावना को स्थापित करने का प्रयास किया गया। सबसे पहले भारत माता का चित्र बनाया अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ठीक वैसे ही जैसे जर्मनी की जर्मेनिया, फ्रांस की मारियान, ब्रिटेन की ब्रिटेनिका, ठीक उसी तरह से भारत देश का रूपक भारत माता के रूप में हमारे सामने अवनींद्रनाथ टैगोर लेकर आए। उस भारत माता की उपासना के लिए गीत लिखा गया, वंदे मातरम गीत, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, जो कि उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखा हुआ था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रतीकों की बात अगर हम करते हैं तो प्रतीकों में भारत का एक आंदोलनकारियों ने ध्वज तैयार किया, जिसे स्वराज का झंडा कहते हैं। 1921 में गांधी जी ने इसे तैयार किया, जिसके बीच में चरखा रखा गया। बाद में बंगाल के जो क्रांतिकारी थे, बंगाल के जो राष्ट्रवादी आंदोलनकारी थे, उन्होंने एक झंडा तैयार किया जिसमें 8 कमल के फूल, एक सूरज, आधा चंद्रमा, ये चीज़ें उन्होंने उस राष्ट्रध्वज में डाली। इसके बाद अगर हम बात करें लोक कथाओं की, तो जैसे आपको याद आ रहा होगा जर्मनी के ग्रिम बंधुओं ने लोक कथाओं का संग्रह किया था फेरी टेल्स के नाम से। ऐसे ही भारत में भी 2 लोग थे, एक नटेशा शास्त्री जिन्होंने मद्रास में द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया नाम से 4 खंडों में तमिल भाषा में लोक गाथाओं का संकलन किया, तो उत्तर भारत में रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी यही काम किया। और इनको ये कथाएं कहाँ से मिली? जो चारण, जो भाट, ये लोग गा गा कर गाँवों में सुनाते थे ये कहानियाँ ना, उनके माध्यम से इनको इन लोक कथाओं का संकलन मिला। इसके बाद हुआ क्या कि पाकिस्तान जो अभी आजकल है, वहाँ पर एक रेल लाइन डल रही थी, तब भारत ही था वो। वहाँ पर लरकाना में
रेलवे लाइन डालने के दौरान जब खुदाई करने लगे तो वहाँ पे कुछ ईंटें मिली, और जब और अधिक खोदा गया तो वहाँ से निकल पड़ा सिंधु घाटी की सभ्यता। एक तरफ जब अंग्रेज कहा करते थे कि तुम्हारा कोई इतिहास नहीं है, तुम असभ्य देश के निवासी हो, तुम सांप सपेरे और नटों के देश के निवासी हो, लेकिन जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता खुदाई में निकली तो हमारा गौरवमयी अतीत हमारे सामने आने लगा। धीरे धीरे करके ऐतिहासिक खोजें आरंभ हुई तो भारत का प्राचीन गौरव, जिसमें कला, वास्तुशिल्प, विज्ञान, गणित, धर्म, संस्कृति, ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आई और भारतीयों को लगने लगा कि अरे हम लोग तो हम लोगों की तो एक महान विरासत थी। अब उस महान युग का पतन हो चुका है और उसका कारण ये अंग्रेज हैं। इन अंग्रेजों को हटाकर हमको पुनः उस युग की स्थापना करना है। आज़ादी का संग्राम हम लड़ेंगे तभी उस युग की स्थापना हो सकती है, और आज़ादी का संग्राम तभी लड़ा जा सकता है जब हमारे अंदर एकता के भाव हों, और एकता के भाव का मतलब ही होता है राष्ट्रीयता की भावना। और इस तरह से भारत देश के अंदर एक राष्ट्रवादी चेतना जागृत होती है और भारत आज़ादी के लिए कदम बढ़ाता है। लेकिन इसी बीच में फिर वही, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे वह सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, इन सारे तत्वों में एक न एक तत्व ऐसा मिल जाता था जिसकी वजह से थोड़ा सा नैराश्य, थोड़ा सा अलगाव की बात प्रतीत होने लगती थी। जब भारत के अतीत को खोजा जा रहा था तो वह हिंदू प्रतीकों के रूप में निकल कर आ रहा था, हिंदू छवियों का सहारा लिया जा रहा था, जैसे भगवान कृष्ण की गीता का संदेश देते हुए उदाहरण। इन सारी चीज़ों से जो नॉन हिंदू लोग थे, जो अन्य समुदाय के लोग थे, वो अपने आप को अलग थलग महसूस करने लगे, जिसका असर हमको दिखाई देता है। 1930 में मुस्लिम लीग की अध्यक्षता कर रहे मोहम्मद इकबाल ने कहा, भारत के भीतर मुस्लिम भारत की स्थापना की मांग बिल्कुल भी गलत नहीं है, और इस बात का समर्थन भी उनको मिला और भारत की आज़ादी के साथ पृथक पाकिस्तान का निर्माण भी हुआ। आपकी स्क्रीन पर फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं जिनकी तैयारियां आपको करनी है। इसके अलावा छोटे छोटे बॉक्सेस में आपके अध्याय में दिया गया है कि महात्मा गांधी ने 1942 में एक भारत छोड़ो आंदोलन भी आरंभ किया था, जिसमें उन्होंने एक नारा दिया था, करो या मरो का। इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था, जैसे अरुणा आसफ अली, मातंगिनी हाजिरा, कनकलता बरुआ, इन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई थी। और इस आंदोलन से काफ़ी ज़्यादा भयभीत हो गई थी वो सरकार। बाद में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के खिलाफ जो मुकदमा चलाया गया, जब भारतीयों ने उनका सहयोग किया उन आज़ाद हिंद के सेनानियों का, तो अंग्रेज़ों के अंदर ये भय आ गया कि अब हमें देश छोड़कर भागना पड़ेगा। उसका प्रमुख कारण ये था, चाहे गांधी जी हों, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हों, चाहे सरदार भगत सिंह हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों, इन सारे लोगों ने मिलकर भारतीयों के अंदर राष्ट्रीयता के बीज का रोपण कर दिया था और भारत एक अच्छा खासा राष्ट्र बन गया था। अंततः अंग्रेज़ों को भारत की राष्ट्रीयता के आगे नतमस्तक होना पड़ा और देश को आज़ादी देना पड़ी। इस तरह से भारत में राष्ट्रवाद वाले अध्याय को आप लोग बहुत अच्छे से जान चुके हैं और समझ चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि परीक्षा में इस अध्याय से आने वाले किसी भी प्रश्न का उत्तर आप लोग बहुत आसानी से देने में सक्षम हो चुके होंगे। यदि किसी तरह का कोई आपको संशय हो, कोई डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।